आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम आपको दक्षिण भारत के मशहूर ब्रिटिश शिकारी और जंगल प्रेमी केनेथ एंडरसन जी खतरनाक कहानी सुनाने जा रहे हैं। दक्षिण भारत के वो घने जंगल, जहां दिन में अंधेरा छाया रहता था और शाम ढलते अंधेरा उतरते ही जंगल और भी भयानक बन छम जाता था। जहां हर सरसराहट में एक रहस्य छिपा होता था, जहां बाघ की हर दहाड़ मौत की आहट बन जाती थी। ऐसे ही समय में एक अंग्रेज शिकारी ने इन जंगलों में कदम रखा, जिसका नाम था केनेथ एंडरसन। वो ना तो सिर्फ एक शिकारी थे और ना ही केवल रोमांच के दीवाने, बल्कि वो इंसान और जंगल के बीच की उस पतली रेखा के रक्षक थे, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर आदमखोर बाघों और तेंदुओं से निर्दोष लोगों की जानें बचाई। उनके वो किस्से सिर्फ एक शिकार कहानियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनमें था वो डर और वो खतरनाक पल जब उनकी गर्दन उस आदमखोर के नुकीले दांतों से बस कुछ ही दूर होती थी। मगर वो अपने डर से और उस बाघ से लड़ते हुए उन आदमखोरों का अंत किया करते थे। और उनकी इंसानियत का वो रूप जो आज भी वहां के जंगलों की हवा में महसूस होता है। तो आइए आज सुनते हैं केनेथ एंडरसन जी की आप बीती जंगल की कहानी, एक ऐसी दास्तान जहां हर सांस के साथ मौत मंडराती थी और हर गोली के पीछे थी एक उम्मीद। दोस्तों, आप सभी से मेरी एक विनती है कि जिन लिसनर ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो कृपया अभी कर ले और आगे भी इन कहानियों को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर किया करें और वीडियो को हाई पॉइंट भी जरूर दिया करें। दोस्तों, आज आप केनेथ एंडरसन जी की लिखी कहानी सुनने जा रहे हो, जिसका नाम है चमाला घाटी का धारीदार आतंक। और ये कहानी उन्हीं लिखी बुक 9 मैन ईटर एंड 1 रोग से ली गई है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना कि एंडरसन जी आदमखोर बाघ को ढूंढते हुए जंगल में सावधानी से चलते जा रहे थे, जहां उन्हें एक जगह लगा कि झाड़ियों में बाघ हो सकता है, और वो उसी जगह की ओर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। चलिए आगे सुनते हैं कि क्या होता है। मैं लंबी घास में अपने घुटनों के बल बैठ गया और ठीक चौकीदार ने कुछ सेकंड तक मेरी ओर देखा, फिर अपनी बाईं ओर देखा, फिर मेरी ओर देखा, फिर बाईं ओर देखा, और अब भी अपनी आवाज में चेतावनी दे रहा था। इन नजरों से मुझे पता चल गया कि वह मुझे और बाघ दोनों को देख रहा है, और मुझे लगा कि बाघ मुझसे कम से कम 100 कदम आगे होगा। मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ और दुबला होकर झुक गया। मैं जितनी तेजी से हो सका उस दिशा में आगे बढ़ा जहां मुझे लगा कि बाघ होगा, और पहले से ही उत्तेजित लंगूर को बहुत घबराहट हुई। चौकीदार समझ नहीं पा रहा था कि मैं कबीलाई पर हमला करने की सोच रहा हूं या बाघ पर। उसकी चेतावनी भरी आवाज की गति और आवाज दोनों दुगनी हो गई, जिससे मुझे चिंता होने लगी, क्योंकि मैं जानता था कि बाघ सुन रहा है। इस बढ़ती उत्तेजना से बंदरों के लिए और शायद खुद उसके लिए भी किसी नए खतरे की आशंका है, और मैं सही था। मैंने 100 गज तेजी से तय किए, और 25 गज और आगे बढ़ने के बाद मुझे लगा कि अब मैं बाघ के काफी करीब पहुंच गया हूं, और अब अपनी सावधानी दोगुनी करने का समय आ गया है। एक पल के लिए मैंने लंगूर चौकीदार की तरफ देखा। वह गौर से मेरी तरफ देख रहा था, जिससे इस बात की पुष्टि हो गई कि बाघ और मैं दोनों अब उसकी नजरों के एक ही क्षेत्र में थे। फिर से ठंड लगते हुए मैंने ध्यान से सुना और अपने सामने और दोनों तरफ के स्थान को गौर से देखा। ये हमेशा की तरह कंटीली झाड़ियों के झुरमुटों से भरा था, जिनके बीच बीच में लगभग 4 फुट ऊंची भालेनुमा घास के छोटे छोटे मैदान थे। देखते हुए मैंने अपनी बाईं ओर लगभग 30 गज की दूरी पर घास की हल्की सी हलचल देखी। बेहतर दृश्य पाने के लिए मैं उठा और बाघ ने मुझे देख लिया। एक धीमी गुर्राहट के बाद 2 छलांगे और वह गायब हो गया। मैं जानता था कि अब उसका पीछा करना व्यर्थ और खतरनाक दोनों था, क्योंकि मैंने उसे अपनी उपस्थिति और इस तथ्य का एहसास करा दिया था कि उसका पीछा किया जा रहा है। अचानक हमले से बचने के लिए मैं सावधानी से अपने पिछले हिस्से की रक्षा कर रहा था। मैं उस झाड़ी की ओर रेंगता हुआ वापस गया, जहां मुझे पता था कि शिकार पड़ा है, और जल्द ही मुझे वह मिल गया।
बछड़ा आधा खाया हुआ था। वह बाईं ओर आराम कर रहा था, घास और गिद्धों से घिरी झाड़ी से घिरा हुआ, और सौभाग्य से एक जंगली आम का पेड़ उसे देख रहा था। अब मुझे जल्दी से एक फैसला लेना था। बाघ के मुझे देखने के बावजूद अपने शिकार की तरफ लौटने की संभावना थी, और अगर मैं उसके लिए बैठने का ये मौका गवा देता तो ये संभावना चूक जाती। साथ ही मैं रात की निगरानी के लिए तैयार नहीं था, और मेरे पास न तो टॉर्च न ही कंबल या खाना था। अगर मैं बैठने का फैसला करता तो मुझे सुबह तक पेड़ पर ही रहना पड़ता, क्योंकि उस समय रातें अंधेरी होती थी और चांद नहीं होता था। घने अंधेरे जंगल से गुजरकर पुलिबोनू से अपनी कार तक लौटना शायद ही संभव होता, सिवाय इसके कि मैं पूरी तरह से उस आदमी खाने वाले के रहमोकरम पर निर्भर हो जाता। अगर मैं वहीं रुका रहा तो मुझे उस रात बेहद बेचैनी भरी रात बितानी पड़ती, जब पहाड़ी से आने वाली कड़ाके की ठंडी हवाएं चलतीं, जिनसे मैं खुद को बचा नहीं पाता। मैंने सोचा कि जरूरी सामान लेने के लिए कार में वापस चला जाऊं। दोनों तरफ की दूरी लगभग 4 मील थी, और मुझे डर था कि मेरी अनुपस्थिति में बाघ वापस आ सकता है और शिकार को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। अंततः मैंने व्यक्तिगत असुविधा के बारे में सोचना छोड़कर चुपचाप बैठने का निर्णय लिया। आम के पेड़ पर चढ़कर मैं उसकी दूसरी शाखा पर बैठ गया, जहां मैं अपनी पीठ को एक शाखा से टिकाकर काफी आराम से बैठ सकता था। मैंने जूते उतारने के बाद भारतीय रीति रिवाज के अनुसार अपने पैरों को आड़े तिरछे मोड़ लिया और बंदूक को सामने वाली शाखा पर टिका दिया। इस स्थिति से मुझे अपने बाईं ओर शिकार का स्पष्ट दृश्य दिखाई दे रहा था। फिर मेरे सामने वाली शाखा का एक अवरोध, फिर एक और दृश्य, फिर एक शाखा, फिर मेरे दाहिने कंधे के ऊपर एक ऐसे कोण पर दृश्य जहां से गोली चलाना असंभव था, और अंत में वह शाखा जिस पर मेरी पीठ टिकी हुई थी। इससे पीछे का दृश्य दिखाई नहीं दे रहा था। साथ ही मैं जमीन से लगभग 15 फीट की दूरी पर था और बाघ के उछलने से सुरक्षित था। मुझ तक पहुंचने के लिए उसे पेड़ की पहली जड़ से होकर गुजरना होगा, जहां वह लगभग बिल्कुल नजदीक होगा। समय दोपहर के 12:50 हुए थे, और मैं उस जगह पर बैठ गया जो मुझे लगा कि एक शिकारी के रूप में मेरे पूरे करियर का सबसे ठंडा और असहनीय पहरा होगा। मैं अपने पाठकों को यह बताकर थका नहीं दूंगा कि कैसे शाम के 6:30 तक घंटे बीत गए, जब जंगल के पक्षी और दिन के पक्षी बसेरा कर चुके थे, और लंगूर अपने दो दुश्मनों, बाघ और इंसान, की घृणित उपस्थिति से बहुत पहले ही दूर चले गए थे। मैं अकेला था, सिवाय एक कभी कभार दिखाई देने वाले नाइटजार के, जो मेरे पेड़ के आसपास चहचहाते हुए उड़ रहे थे। शाम 6:45 तक लगभग अंधेरा हो गया था। नाइटजार अब मेरे नीचे बैठ गया था और चक 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 की अपनी दुबकी हुई आवाज शुरू कर दी थी। तभी मेरी मुलाकात एक अजीब पक्षी से हुई। ऐसे अनुभव जो कभी कभी, लेकिन बहुत कम ही, भारतीय जंगलों में घुमक्कड़ को प्राप्त होते हैं। जंगल के लोगों ने मुझे कहानियां सुनाई थीं, और मैंने ये भी पढ़ा था कि बाघ कुछ खास इलाकों में ही सांभर की नकल करते हैं और हिरण की तरह घंटी बजाते हैं, शायद उसी प्रजाति के दूसरे जानवरों, खासकर हिरनियों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। मैंने इस कहानी पर कभी ज्यादा भरोसा नहीं किया था, और न ही खुद कभी इसका अनुभव किया था। उस शाम 6:24 के कुछ ही देर बाद डलती रोशनी में एक झाड़ी से अचानक एक सांभर हिरण की धंक की आवाज सुनाई दी, जो उस शाखा के बीच अभी भी दिखाई दे रही थी, जिस पर मेरी राइफल मेरे सामने टिकी थी, और वह शाखा ठीक दाईं ओर थी, और इस झाड़ी से लगभग उसी समय बाघ भी निकल पड़ा। अब उस झाड़ी में बाघ के साथ या उसके ठीक सामने कोई सांभर हिरण नहीं हो सकता था, क्योंकि मैं उसके भागते समय उसके खुरों की आवाज नहीं सुन सकता था। कोई भी सांभर वहां खड़ा होकर बाघ को उसे छूने नहीं देता। उस एक धंक के अलावा और कोई आवाज नहीं थी, जब, जैसा कि मैंने कहा है, बाघ खुले में आया था, और इसमें कोई शक नहीं था कि बाघ ने ही वह आवाज निकाली थी। उसने ऐसा क्यों किया, ये एक रहस्य है, क्योंकि वह शिकार नहीं कर रहा था। उसने उस सुबह पहले खूब खाया था और अब दूसरे भोजन के लिए लौट रहा था।
इसलिए उसके मन में सांभर की आवाज की नकल करके उसे बहकाने का विचार नहीं आ सकता था। मैं केवल वही बता सकता हूं जो वास्तव में हुआ था और जो मैंने अनुभव किया था, और ये तथ्य कि निस्संदेह जब बाघ बाहर निकला तो उस छाड़ी में कोई सांभर नहीं था। बाकी मैं आपके अपने अनुमान और निष्कर्ष पर छोड़ता हूं। जहां तक मेरी बात है, मैंने इसे अपने कानों से सुना है। मेरे पास उन पुरानी कहानियों पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है जो मैंने पढ़ी और सुनी थी कि बाघ इस ध्वनि की नकल करने में सक्षम है। जानवर शिकार की ओर बढ़ा और मेरे सामने वाली शाखा के पीछे से ओझल हो गया। इस मौके का फायदा उठाकर मैंने अपनी राइफल सही जगह पर रख ली। फिर वह मेरे बाईं ओर फिर से प्रकट हुआ और कुछ ही देर में शिकार को अपने जबड़ों में जकड़ लिया और उसे उठा लिया। मेरी गोली सीधे उसके बाएं कंधे के पीछे लगी। वह मेरे हमले को झेलने के लिए घूम गया। अगली गोली गर्दन में लगी। फिर वह गिर पड़ा। 1 मिनट तक लात मारता रहा और मरोड़ता रहा और फिर स्थिर रहा। बाघ मर चुका था। अब मुझे लगा कि मेरे लिए कार तक चलना सुरक्षित है, बशर्ते मैं अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढ सकूं, इसमें शामिल सभी कठिनाइयों के साथ। मुझे लगा कि यह पेड़ पर पूरी रात बैठे रहने से बेहतर है, ठंड के साथ और खाली पेट ठिठुरते और कांपते हुए। अचानक मन बनाकर मैं बाघ के पास जाए बिना पेड़ से नीचे उतरा और पूर्ण अंधेरा होने से पहले कल्याणी नदी के तल को खोजने के लिए दौड़ा, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि अंधेरे में भी सूखी नदी के तल पर ठोकर खाना संभव होगा, जो अंततः मुझे पुलिबोनू और कार तक पहुंचाएगा। हालांकि नदी के सभी मोड़ों से होकर यह दूरी लगभग 6 मील होगी। मैं लगभग निश्चित रूप से संकरी पगडंडी खो दूंगा, जो अंधेरे में एकमात्र विकल्प था, और मुझे जंगल में रात बितानी होगी। अंधेरे में कल्याणी नदी के पथरीले तल को पार करना बहुत दुखद साबित हुआ। कई बार मैं नदी के तल पर बिखरे गोल पत्थरों पर फिसल गया, या छिपे हुए पेड़ों के ठूंठों और चट्टानों से मेरी पिंडलियां टकरा गई। एक से ज्यादा बार एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने में मेरा टखना मुड़ने या शायद पैर टूटने का खतरा था, और 2 बार मैं अपनी कीमती राइफल को चट्टानों से टकराने से बचाने के लिए ऊपर उठाए हुए गिर गया। इस यात्रा में पूरी एकाग्रता की जरूरत थी, और रात के 11:10 पर कार में सवार होकर पुलिबोनू पहुंचने में मुझे 4 घंटे लगे। आप सोच सकते हैं कि नागपाड़ा वापस जाते हुए मैं आदमखोर को मारने पर खुद को बधाई दे रहा था, लेकिन असल में मैं ऐसा नहीं कर रहा था, क्योंकि कई परिस्थितियों ने मेरे दिमाग पर दबाव डाला और मुझे इस बात को लेकर बेचैन कर दिया कि मुझे कितनी सफलता मिली है। पहली बात, बाघ ने एक भैंस का चारा मारा था। दूसरी बात, जब मैंने उसे देखा तो वह उसी चारे के पास रुका रहा और फिर लापरवाही से पीछे हट गया। मैं उसके पीछे पीछे चला गया। तीसरी बात, मेरी उपस्थिति का एहसास होने पर उसने दुम घुमाई और भाग गया। चौथी बात, वह भैंस के शिकार के पास वापस लौट गया, और अंत में उसने सांभर की हूबहू नकल की। तथ्य व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से किसी आदमखोर के कार्यों या व्यवहार की ओर इशारा नहीं करते थे, बल्कि एक साधारण बाघ, विशेष रूप से एक साधारण बाघ की ओर इशारा करते थे। जितना अधिक मैं इसके बारे में सोचता, उतना ही मुझे संदेह होता कि मैंने आदमखोर को गोली मारी थी। यह मेरे मन की शांति के लिए अच्छा था, क्योंकि जब मैं अंधेरे में कल्याणी नदी के किनारे अपने संघर्ष पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, तो मुझे इन बातों के बारे में सोचने का या ये सोचने का समय नहीं मिला कि अगर वह मुझे उन परिस्थितियों में मिला होता तो मैं खुद को पूरी तरह से असली आदमखोर के हाथों में सौंप देता। अगली सुबह मैं कुछ आदमियों के साथ लौटा, बाघ को गाड़ी में लादा और नागपटला ले आया, जहां आदमखोर की मौत पर सब खुशियां मना रहे थे। खाल उतारने से पहले मैंने उसकी बहुत ध्यान से जांच की और पाया कि वह एक वेस्टनर बाघ का बेदाग नमूना था, जिसके बाल बहुत सुंदर थे और वह पूरी तरह से स्वस्थ था। इससे मुझे और भी शक हुआ कि मैंने असली आदमखोर को पकड़ लिया है। उस शाम मैं बंगलौर के लिए रवाना हो गया और चित्तूर में कलेक्टर के साथ रात बिताई,
जिन्हें मैंने अपनी आशंकाएं बताई और उनसे वादा लिया कि यदि फिर कभी कोई मानव हत्या हुई तो वे मुझे तार द्वारा सूचित करेंगे। उस चुनौती के 11वें दिन दोपहर को मुझे उसका तार मिला, जिसमें लिखा था कि चामला घाटी के आरक्षित वन की सीमा के भीतर और नागपटला से 1 मील के भीतर घास काट रही एक महिला को नरभक्षी बाघ उठा ले गया है। मैं असफल रहा। मैंने गलत बाघ को गोली मार दी थी। ठीक वैसा ही हुआ जैसा मुझे डर था। अगली सुबह मैं नागपटला की ओर वापस यात्रा कर रहा था और देर दोपहर में उस छोटे से वन बंगले पर पहुंचा। अगली सुबह मुझे वह जगह दिखाई गई जहां बाघ ने अपने सबसे हालिया शिकार पर हमला किया था। वह महिला घास काट रही थी, जिसे उसने एक गट्ठर में इकट्ठा किया था और उसे अपने सिर पर ढोने की तैयारी कर रही थी। ये गट्ठर उसने एक पेड़ की छाया में रखा था और जाहिर है कि वह उसे बांध ही रही थी कि तभी बगल के जंगल से उसका पीछा करने वाला बाघ उसने हमला बोल दिया। एक अन्य महिला जो उस समय घास काट रही थी और लगभग 100 गज की दूरी पर थी ने एक तीखी चीख सुनी थी और ऊपर देखकर उसने एक बाघ को जंगल में गायब होते देखा था, जिसके जबड़े में उसका साथी था। वह नागपटला भाग गई थी और उसने ये कहानी सुनाई थी, जहां से ये खबर रंगमपेर और आगे चंद्रगिरी तक पहुंचाई गई थी, जहां तहसीलदार ने चित्तूर के कलेक्टर को सूचित करने के लिए तत्काल कदम उठाए थे, जिन्होंने मुझे तार दिया था। बाघ का पीछा करने या महिला को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। घटना को अब 3 दिन बीत चुके थे और जमीन इतनी सूखी थी कि कोई निशान दिखाई नहीं दे रहा था। एक चौड़े अर्धवृत्त में चारों ओर देखने पर हम महिला की साड़ी ढूंढने में सफल रहे, जो उसके नग्न शरीर से अलग होकर लगभग 1/4 मील दूर जमीन पर पड़ी थी। हमें खून के निशान नहीं मिले, जिसे पता चलता था कि बाघ ने उसके गले पर से अपनी पकड़ नहीं छोड़ी थी, क्योंकि मदद के लिए उसकी पहली बेताब चीख के बाद उस बदकिस्मत पीड़िता की कोई और चीख नहीं निकली थी। हम उस महिला के अवशेषों का पता लगाने में कभी सफल नहीं हुए। गांव लौटकर मैंने 3 शेष भैंस के बछड़ों को खरीदा, जो पिछली यात्रा में मेरे लिए चारा थे और पीछे छूट गए थे। मैंने एक को 4 मील के पत्थर के पास सड़क के किनारे बांध दिया, एक पुलिबोनू में, और इस बार मैंने तीसरे को नागपटला से केवल 2 मील दूर कल्याणी नदी के तल में खेती वाले क्षेत्रों में प्रवेश करने से पहले बांध दिया। अगली सुबह तीनों चारे जिंदा थे, लेकिन पुलिबोनू जंगल की सड़क पर बाघ के पग भी थे। बाघ तीसरे मील से ठीक पहले रास्ते पर आ गया था। 4थे मील पर मेरे चारे को बिना छुए ही निकल गया और 6ठे मील पर पुलिबोनू पहुंचने से कुछ ही पहले फिर से सड़क छोड़ दी और तिरुपति ब्लॉक से निकली एक बड़ी पथरीली पहाड़ी, जिसे मंकी हिल के नाम से जाना जाता है, की ओर बढ़ गया। पैरों के निशान साफ थे और जानवर में कोई विकृति नहीं दिख रही थी। फिर भी वह मेरे घर से कुछ ही फीट की दूरी से गुजरा था। रात में मुझे ये निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित किया कि बाघ पड़ोस में नहीं था। जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था, शुरुआती घंटों के साथ तापमान में गिरावट आई और परिणाम स्वरूप उतनी ही तेजी से ओस गिर गई, जब तक कि मेरे कपड़े भीग नहीं गए और रिफ का बर्फीला बैरल नमी से बह नहीं गया। मैंने कई बार अपने भैंसे के बछड़े की तरफ देखा, यह देखने के लिए कि उसकी क्या प्रतिक्रिया हो रही है। रात का पहला हिस्सा तो उसने शांति से मेरे द्वारा दी कटी हुई घास चबाते हुए बिताया, लेकिन तड़के वह जमीन पर आराम करने और बढ़ती ठंड से बचने के लिए आराम करने के लिए लेट गया। आखिरकार भोर हुई और मैं एक बेहद निराश शिकारी की जान बचाने के लिए 4 मील दूर नागपटला की ओर चल पड़ा। यहां नहाने, फिर गर्मागर्म चाय, बेकन और अंडे खाने और 2 घंटे की गहरी नींद ने मुझे फिर से एक नया इंसान और किसी भी मुश्किल के लिए तैयार महसूस कराया। मैं पुलिबोनू की ओर सड़क पर मोटर चला रहा था। हर मडगार्ड पर 2 ट्रैकर बैठे थे, जबकि मैं घोंघे की गति से गाड़ी चला रहा था और वे लोग सड़क पर नजर रख रहे थे। लेकिन उस रात बाघ कहीं से भी नहीं गुजरा था। पुलिबोनू पहुंचकर हम कल्याणी नदी के दोनों ओर से और उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व की ओर जाने वाली हर पगडंडी पर 1 मील तक गए, लेकिन फिर भी हमें बाघ के हाल ही में गुजरने का कोई सबूत नहीं मिला।
दोपहर के करीब हम पुलिबोनु लौट आए, जहां मैं जंगल के कुएं के पास बैठकर धूम्रपान करने लगा और उस रात के लिए अपनी कार्य योजना पर विचार करने लगा। कल्याणी के ठीक उस पार और जहां मैं बैठा था वहां से 2 फरलांग की दूरी पर एक इमली का पेड़ उग रहा था, जो जंगल के रास्तों के 2 भागों को देखता था, जो क्रमशः पुलिबोनु की ओर जाते थे और उत्तर पूर्व की ओर उम्बल मेरू और डोलान तक शाखाएं बनाते थे। मैंने सुना था कि हाल के वर्षों में इस पेड़ से कई बाघों का शिकार किया गया है, और वास्तव में लगभग 18 महीने पहले जब मैं उस पेड़ पर बैठा था, तब मैंने खुद एक छोटे तेंदुए को अपने नीचे से गुजरते हुए देखा था। इसलिए मैंने अंततः अगली कुछ रातों के लिए कम से कम तब तक इसकी शाखाओं की सुरक्षा में रहने का फैसला किया। चांद चमक रहा था, जबकि जमीन पर तार लटके होने के कारण हमेशा खतरा बना रहता था। निर्णय लेने के बाद मैंने अपने 2 आदमियों को उन्हीं शाखाओं पर मचान बनाने का निर्देश दिया जिन पर मैं पहले से ही था, और जब वे ऐसा कर रहे थे, मैं पेड़ के नीचे गहरी नींद में सो गया। आदमियों को पता था कि वे क्या कर रहे हैं, और लगभग 30 मिनट बाद उन्होंने मुझे जगाया ताकि मैं अपनी कारीगरी की जांच कर सकूं और कुछ जरूरी अंतिम रूप दे सकूं। मैं स्टूडबेकर की पिछली सीट पर हमेशा एक चारपाई या 2 हिस्सों में बनी भारतीय रस्सी से बनी चारपाई का ढांचा रखता हूं। अनुभव ने मुझे सिखाया है कि यह सबसे अच्छा मचान बनता है। यह हल्का लेकिन मजबूत है। इस पर हिलने डुलने पर भी कोई आवाज नहीं करता। यह बहुत आरामदायक है, और सबसे खास बात यह है कि इसे किसी भी पेड़ पर मचान की तरह आसानी से खड़ा किया जा सकता है। पत्तों की एक परत से आसानी से छिपाया जा सकता है और घर जाने का समय आने पर आसानी से हटाया जा सकता है। इसके अलावा यह सस्ता और पोर्टेबल दोनों है। इस चारपाई को 2 शाखाओं पर लटकाया गया था और उसे सूती रस्सी से मजबूती से बांधा गया था, जिसे मैं भी ऐसे ही कामों के लिए इस्तेमाल करता हूं। पूरी चारपाई को टहनियों से अच्छी तरह छिपाया गया था, जिन्हें मैंने खुद को और छुपाने के लिए किनारों पर भी लगाया था। एक छेद बनाया गया था जिसे मैं उस दरार को देख सकता था जहां से वह मेरे ठीक नीचे शाखाएं बनाती थी, और साथ ही लगभग 100 गज की दूरी पर पुलिबोनु और उम्बलमेरू दोनों दिशाओं में। मेरे पीछे पत्तों के पर्दे में भी एक ऐसा ही छेद था जिससे मैं लगभग 200 गज तक नागपटला की ओर जाने वाला रास्ता देख सकता। सब कुछ ठीक ठाक होने पर मैं उन आदमियों को नागापटला वापस ले गया, भरपेट खाना खाया और शाम 4 बजे तक थोड़ी देर की झपकी ली। फिर मैंने जरूरी कंबल, पानी की बोतल, बंदूक की टॉर्च, सैंडविच और चाय इकट्ठा की और अकेले ही पुलिबोनु लौट आया, जहां मैंने स्टूडबेकर को कुएं से लगे एक जंगल के मैदान में छिपा दिया। पेड़ के पास वापस चलकर शाम 6 बजे से पहले ही मेरी रात तय हो गई। जंगल की आवाजों से लगभग अप्रभावित होकर घंटों बीतते रहे। पैंथर ने रात 11 बजे तक अपनी आरी की आवाज निकाली, जब एक अम्बलमेरू ट्रैक की दिशा में ऐसी ध्वनि जैसे किसी के आरी से लकड़ी काटने की लगभग सटीक नकल थी। प्रत्येक दोहरी ध्वनि पर सांस का निकलना और अंदर लेना आरी के आगे और पीछे होकर किसी लकड़ी को काटने के समान था। फिर वह मोड़ की तरफ बढ़ा। तेंदु यानी बड़े जंगली तेंदुए का एक खूबसूरत नमूना, उसकी खाल पर लगे गुलाब के फूल चांदनी में साफ दिखाई दे रहे थे। वह उस पेड़ की तरफ बढ़ा जिस पर मैं बैठा था, उसके नीचे सड़क पार की और दूसरी तरफ जंगल में गायब हो गया। प्रशंसा से भरकर मैंने उस सुंदर दृश्य को देखा, लेकिन उस जानवर को जाने दिया, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं बाघ परेशान न हो जाए, क्योंकि अगर वह आसपास कहीं होगा तो वह मेरी गोली की आवाज सुन लेगा। उस रात आगे कुछ नहीं हुआ, और अगली रात असाधारण रूप से नीरस थी, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं सुना या देखा। अगली सुबह नागापटला लौटते समय मैं सो गया, लेकिन लगभग 10 बजे मेरी नींद खुल गई, जब मुझे खबर मिली कि लगभग आधे घंटे पहले ही बाघ ने एक चरवाहे को मार डाला था। जल्दी से कपड़े पहने और अपनी राइफल उठाई, मैं लापता आदमी के शोक संतप्त भाई और कुछ अन्य लोगों के पीछे पुलिबोनु रोड पर लगभग 3/4 मील तक चला, जहां हम दाईं ओर मुड़ गए और जल्द ही कल्याणी नदी के तट पर थे।
आदमी इस इलाके में अपनी भैंसों को चरा रहा था जब बाघ नदी के किनारे झाड़ियों के बीच से उस पर पटा। आदमी चिल्लाया था और उसका भाई जो उसी झुंड में शामिल था और भटके हुए लोगों पर गाड़ी चला रहा था, ने पूरी घटना देखी थी। इस मामले में बाघ ने अपने शिकार को कंधे से पकड़ लिया था ताकि उसके लिए चीखना जारी रखना संभव हो सके, क्योंकि उसे उसी झाड़ियों के किनारे घसीटा जा रहा था जहां से बाघ उछला था। उसका भाई तब खबर फैलाने के लिए गांव में वापस भागा था। उस वास्तविक स्थान पर पहुंचकर जहां से उस आदमी को ले जाया गया था, हम झाड़ियों में चले गए, जहां थोड़े मुड़े हुए सरकंडे संकेत दे रहे थे। चामला घाटी का धारीदार आतंक जिस दिशा से बाघ आया था, जबकि एक और भी स्पष्ट रास्ता दिखा रहा था कि वह अपने शिकार को मुंह में दबाए कैसे चला गया। शिकार की पगड़ी सरकंडों के बीच पड़ी थी, जिसे पार करते हुए हम नदी के सूखे तल पर पहुंचे। वह आदमी संभवतः संघर्ष कर रहा था, या उसकी चीखों ने बाघ को परेशान कर दिया होगा, क्योंकि उसने यहां आदमी के कंधे से अपनी पकड़ ढीली कर दी थी और शायद उसका गला पकड़ लिया था। इस जगह से खून का एक ताजा निशान और साथ ही एक घसीटने का निशान स्पष्ट हो गया, जहां आदमी के पैर जमीन पर घिसट रहे थे जब बाघ अपने शिकार के साथ नदी के तल की खुली रेत को पार करते हुए उस जंगल में तेजी से भागा जो दूर किनारे पर फैला था। सावधानी से आगे बढ़ते हुए हम नदी के दूसरे किनारे पर घनी झाड़ियों को पार करते हुए एक घास के मैदान में पहुंच गए। बाघ ने अपने बोझ से मैदान पार करते हुए भालेनुमा घास के सिरों को झुका दिया था और उन्हें अभी तक संभलने का समय नहीं मिला था। थोड़ी ऊपर की ओर ढलान वाली जमीन पर चलते हुए मैं एक लंबी पहाड़ी पर पहुंचा, जिसके आगे जमीन तेजी से एक छोटी सी धारा में बदल गई थी, जो आगे चलकर कल्याणी नदी में मिल गई। मुझे लगा कि बाघ उस धारा के छिपे हुए खांचों में अपना भयानक भोजन शुरू करने का फैसला करेगा, और उस समय वह पूरी संभावना से इसी काम में लगा हुआ था। सीधे नाले में पगडंडी का अनुसरण करना बेकार होगा, क्योंकि मैं चाहे कितनी भी सावधानी से चलूं, कांटों के बीच से कोई हल्की सी आवाज तो कर ही दूंगा, जिससे बाघ सतर्क हो जाएगा और उसे पता चल जाएगा कि उसका पीछा किया जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में नरभक्षी जानवर से निपटना बेहद खतरनाक होता है, और मैं जानता था कि उसके पास छिपने और छिपने के सभी फायदे हैं। वह अपने मानव शिकार को छोड़कर भाग सकता है, या उसे अपने साथ ले भी जा सकता है। वह अपने शिकार के पास रहकर उससे लड़ने का फैसला कर सकता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि वह पीछे से या बगल से हमला करके घनी झाड़ियों में मुझ पर घात लगाने का फैसला कर सकता है, स्थिति का तुरंत जायजा लेते हुए। इसलिए मैंने रात को तिरछे मुड़कर लगभग एक चौथाई रास्ते से नाले में प्रवेश करने का फैसला किया, 1 मील नीचे, और फिर मुलायम रेत पर ऊपर की ओर बढ़ते हुए, जहां कम से कम अगर मैं उसे पंजों के बल खड़ा करके ढक लूं तो कोई आवाज नहीं होगी। इस तरह मैं बाघ को उसके शिकार पर आश्चर्यचकित करने की उम्मीद कर रहा था। तदनुसार उस छोटी पहाड़ी को पार करते हुए, जिस पर मैं अभी अभी चढ़ा था, मैं उसके दूसरी ओर दुबला हो गया, जहां मुझे पता था कि मैं नाले के तल से दिखाई नहीं दूंगा। और इस स्थिति में मैं जितनी तेजी से हो सके लगभग 1 फरलांग आगे बढ़ा, फिर से टीले पर चढ़ा। मैंने नदी के किनारों पर उगी झाड़ियों से उसकी दिशा देखी और 1 फरलांग आगे उससे मिलने के लिए आधे दाएं झुकाव में उतरा। अंततः रेतीले तल पर पहुंचकर मैं अपनी सांस लेने के लिए 1 मिनट के लिए रुका। जिस दुबले स्थिति में मैं पहले था, उसी में चलने के बाद और फिर राइफल कोक करके और अपने कंधे पर रखे हुए मैं नर्म रेत पर दबे पांव चलने लगा। जितना हो सके नदी के तल के केंद्र में रहा और किनारों पर लगी झाड़ियों और झाड़ियों से बचता रहा। मुझे वह भयावह सैर हमेशा याद रहेगी। नाला कुछ जगहों पर 10 गज तक सिमट गया था। अपने सबसे चौड़े बिंदु पर भी ये 30 गज से ज्यादा नहीं था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, हर इंद्री सतर्क, दोनों किनारों पर हर झाड़ी और झाड़ी को घूरते हुए, उनके नीचे और उनके चारों ओर, और जहां तक मैं देख सकता था देखता रहा। बीच बीच में मैं ध्यान से सुनने के लिए रुकता,
लेकिन कोई भी आवाज उस अथाह सन्नाटे को भंग नहीं कर रही थी, मानो मृतकों की भूमि हो। मैं जरा सी भी जीवंत आवाज, किसी कीड़े की चहचहाहट या किसी पक्षी की आवाज के लिए कितना तरस रहा था। मुझे केवल पूर्ण सन्नाटा ही घेरे हुए था, जिसे केवल मेरे अपने ही कदमों की बहुत ही धीमी कर्कश आवाजें तोड़ रही थी। जब मैं सावधानी से रेत पर आगे बढ़ रहा था, मैं इस तरह लगभग आधा फरलांग आगे बढ़ा ही था कि धारा ने थोड़ा सा बाईं ओर मोड़ लिया। इस बिंदु पर पहुंचने से पहले मैं सुनने के लिए रुक गया, और अच्छा हुआ कि मैंने ऐसा किया। अगले ही पल, बिना किसी आहट के, लगभग 25 गज की दूरी पर बाघ अपने मानव शिकार को पीठ पर उठाए हुए दिखाई दिया। आश्चर्य दोनों पक्षों में था। जाहिर है बाघ ने सुन लिया था या भांप लिया था कि उसका पीछा किया जा रहा है, और अपने भोजन के लिए ठीक से नीचे उतरे बिना ही उसने उसे नीचे की ओर किसी सुदूर स्थान पर पहुंचाने का फैसला कर लिया था। मेरी ओर से, यद्यपि मैंने हर कदम पर बहुत सावधानी बरती थी, फिर भी मैंने अभी तक बाघ से मिलने की उम्मीद नहीं की थी। हालांकि हम दोनों की निष्क्रियता क्षणिक ही थी। हम उसके नीचे छलांग लगाते हुए पूंछ सीधी करके उछलने के लिए तनाव में थे। अपने शिकार पग ने अपना सिर अपनी अगली टांगों के बीच धंसा लिया। उसके पिछले पैर उसी समय राइफल से बोले, और गोली, जैसा कि मुझे बाद में पता चला, जानवर की आंखों के बीच एक सीधी रेखा के केंद्र से सिर्फ आधा इंच नीचे लगी। लेकिन यह जरा सी चूक उस महत्वपूर्ण मस्तिष्क गोली को चूकने के लिए पर्याप्त थी, जो उसे तुरंत वहीं गिरा देती, और एक गड़गड़ाहट भरी दहाड़ के साथ वह आगे बढ़ा, अपने शिकार के ऊपर से लड़खड़ाता हुआ, और मुझ तक पहुंचने के अपने स्तब्ध प्रयासों में आगे बढ़ा। एक तरफ कूदकर मैंने उस धारीदार आकृति पर लगातार गोलियां चलाई, जब तक कि मैं खाली मैगजीन के साथ अपने पैरों पर ऐंठते हुए राक्षस के सामने खड़ा नहीं हो गया, जिसकी कुचली और क्षत विक्षत खोपड़ी से समुच एक भारी लाल धार में खून बह रहा था। अगले ही पल मुझे बेहोशी और उल्टी जैसा महसूस होने लगा। मैं किनारे पर पहुंचा, जहां एक पल के लिए तो मैं लगभग बेहोश ही हो गया। लेकिन एक मजबूत शरीर ने मेरी मदद की, और मैं उन आदमियों के पास वापस जा सका जिन्हें मैं कल्याणी की मुख्य धारा पर छोड़ आया था। उन्होंने मेरी 5 गोलियां सुनी थी, जिनसे उन्हें पता चल गया था कि अब नरभक्षी सचमुच मर चुका है। आपको ये जानने में रुचि हो सकती है कि हालांकि हमने उस बाघ की खाल उतारने से पहले और बाद में दोनों बार बारीकी से जांच की थी, और वास्तव में शव का पोस्टमार्टम भी किया था, फिर भी हमें किसी भी शारीरिक या कार्यात्मक विकार या विक्षिप्तता का कोई निशान नहीं मिला जिससे वह नरभक्षी बन गया हो। यह वास्तव में एक सुडौल वयस्क जानवर था, जो बाहरी जांच से मिले सभी प्रमाणों के आधार पर अपने प्राकृतिक भोजन, जंगल के शिकार या यहां तक कि गांव के मवेशियों के रूप में अपनाए गए आहार का शिकार करने में सक्षम था। लेकिन उसने जानबूझकर इन दोनों प्रकार के भोजन को मानव मांस के विकृत स्वाद के लिए त्याग दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप अंत उसका, और संयोग से लगभग मेरा ही अंत हो गया। ये मूल रूप से कहां से आया था, ये कोई नहीं जानता था, लेकिन सभी खुश थे कि अब ये उन जंगलों में चला गया था जहां से कोई वापसी नहीं थी। तो दोस्तों, यहीं खत्म होती है ब्रिटिश शिकारी केनेथ एंडरसन जी की ये दिल दहला देने वाली कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें हर कदम पर मौत छुपी थी, हर पेड़ की छाया में खतरा था, और हर सांस आखिरी हो सकती थी। लेकिन दोस्तों, ये तो बस एक अंत नहीं, ये तो आने वाले और भी डरावने किस्सों की शुरुआत है, क्योंकि जंगल अभी शांत नहीं हुआ है। अभी भी रात के अंधेरे में कोई दहाड़, कोई सरसराहट और कोई खूनी आंखें इंतजार कर रही है अपने अगले शिकार का। और आगे भी ऐसे ही खतरनाक, रोमांचक और रूह कंपा देने वाले जंगलों की कहानियां यहीं सुनने को मिलेंगी स्टोरी शॉट चैनल पर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सबसे जरूरी, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि अगली बार जब जंगल की अंधेरी रात में किसी शिकार की आहट सुनाई दे तो सबसे पहले चेतावनी आपको मिले। अगली कहानी तक अपना ख्याल रखना।
और अगर रात को खिड़कियों के बाहर कोई आवाज आए तो बस इतना याद रखना, जरूरी नहीं कि वो हवा ही हो। शुभ रात्रि और चैन से सोना।